दिल्ली का निर्भया केस हो या कोलकाता का डॉक्टर केस, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान ने अपने अंदर की हैवानियत की आखिरी हद तक को पार कर लिया है, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उसमें नाइंसाफी है, दुख है, दर्द है, इंसान की हैवानियत की एक और नई हद है। आज की कहानी है जापान में रहने वाली एक 17 साल की मासूम बच्ची की, जिसकी हंसती खेलती और सपनों से भरी जिंदगी को कुछ लड़कों ने सिर्फ 44 दिनों में नर्क बना दिया। उसके जिंदा शरीर को सड़ने के लिए छोड़ दिया। उसे खाने में कॉकरोच दिए जाते और पीने में पेशाब और शराब पिलाई जाती। उसकी जिंदगी को इस कदर बद से बदतर कर दिया गया कि वो अब अपने आप को मार दिए जाने की भीख तक मांगने लगी थी। ये कहानी है जापान में रहने वाली जंको फरुता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डॉट्स। 27 नवंबर 1988 जंको के माता पिता अपनी बेटी जंको फुरुता की गुमशुदगी की रिपोर्ट जापान के साइतामा के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं, क्योंकि जंको का 25 नवंबर की शाम से कुछ अता पता नहीं था। जंको जहां पार्ट टाइम जॉब करने जाती थी, वहां से घर के लिए निकली तो जरूर थी, लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंची थी। क्योंकि जापान जिस तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा था, उसी समय और उसी स्पीड से जापान में क्राइम रेट भी तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है और जंको की तलाश में लग जाती है। लेकिन अगले ही दिन जंको का फोन उसके माता पिता के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपने माता पिता से कहती है कि वो घर से भाग गई है, अपने दोस्तों के साथ है, बिल्कुल सुरक्षित है, उसकी चिंता ना करे और उसे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश ना करे। हालांकि उसके परिवार को पहले तो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि जंको एक सुलझी हुई लड़की थी और उसका ऐसा कदम उठाना नामुमकिन था। लेकिन अपने परिवार को यकीन दिलाने के लिए जंको 3 से 4 बार कॉल अपने माता पिता को करती है। इससे हारकर जंको के माता पिता जंको के कॉल के बारे में पुलिस को बता देते हैं, जिसके बाद पुलिस इस केस को बंद यानी जंको को ढूंढना बंद कर देती है। अब मार्च 1989 में साइतामा पुलिस मियानो और ओगुरा नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार करती है, वो भी एक 19 वर्षीय महिला की किडनैपिंग और गैंग रेप के केस में। और ये केस दिसंबर 1988 का केस था। अब जब पुलिस मियानो से पूछताछ कर रही थी, तो मियानो किसी कंफ्यूजन में किसी और केस में अपने गुनाह को कबूल करने लगता है। एक्चुअली हुआ ये, मियानो को लगता है कि ओगुरा ने किसी और केस में अपना मुंह खोल दिया है और अब पुलिस को उसके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन इधर पुलिस भी कंफ्यूजन में आ जाती है कि आखिर मियानो किस महिला के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो तो किसी और महिला के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ऐसी किसी महिला की तो कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं थी। तब पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है। तब मियानो शव कहाँ मिलेगा उसकी लोकेशन तक बता देता है। पुलिस मियानो द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है। तब उन्हें वहां एक 55 गैलन का कंक्रीट से भरा एक ड्रम दिखाई देता है, जिसमें कंक्रीट के ऊपर एक बालों का गुच्छा बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर साफ जाहिर था कि ये किसी महिला के बाल थे। अब जब पुलिस इस ड्रम को काटकर कंक्रीट को तोड़ती है, तो जो कुछ उसमें से बाहर निकलता है, उसे देख वहां खड़े सभी पुलिस कर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस कंक्रीट में दबी थी एक कम उम्र की महिला की डेड बॉडी। और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, ये डेड बॉडी थी जंको फरुता। दोस्तों, अब ये कहानी जिस फेज में एंट्री करने जा रही है, वहां बहुत 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 दर्द है। हैवानियत की एक और नई मिसाल है, जो कुछ दर्शकों को विचलित कर सकती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप आगे की कहानी अपने विवेक से सुने, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके अभी जा सकते हैं। 18 जनवरी 1971 में जापान के मिसाटो साइतामा प्रांत के फुरुता परिवार के घर में एक बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम जुनको रखा जाता है। यह परिवार एक मध्यम श्रेणी का परिवार था, जो कि खूब मेहनत करके अपना गुजर बसर करता था। जनको के 2 भाई भी थे, एक छोटा और एक बड़ा। जनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। परिवार हो या दोस्त, सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अब बड़ी होती हुई जनको भी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। अपने रंग रूप, अपने अच्छे व्यक्तित्व और पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से अपने कॉलेज में वो बहुत पॉपुलर थी। 10वीं करती समय जिनको पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला करती है, ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठे कर सके और साथ में अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सके। इसलिए अक्टूबर 1988 को एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में वो पार्ट टाइम जॉब पर लग जाती है।
सुबह वो अपनी स्कूल की क्लासेस खत्म करके फैक्ट्री जाती और शाम होते होते अपने घर लौट आती। जुनको अपने भविष्य के सपनों को लेकर बहुत उत्साहित थी। वो आगे चलकर सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी ये खुशी, उनके ये सपने, उनकी जिंदगी अगले कुछ दिनों में 4 दरिंदों की हैवानियत के आगे बिखर जाने वाले थे। और ये 4 दरिंदे थे हिरोशी मियानो उम्र 18 साल, शिंजी मिनाटो उम्र 16 साल, जो ओगुरा उम्र 17 साल, यासुशी वेतनाबे उम्र 17 साल। ये चारों भी जुनको के ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति होने की वजह से ये 1988 की गर्मी की छुट्टियों में स्कूल छोड़ देते हैं और याकुजा को ज्वाइन कर लेते हैं। याकुजा एक वॉयलेंट ग्रुप था, या यूं कहें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट था, जो कि हर तरह का क्राइम करता था। ये भी उसी ग्रुप की तरह मर्डर, लूटपाट और रेप जैसी अपराधों में शामिल हो जाते हैं। अब दिन आता है 25 नवंबर 1988। शाम का समय था। मिनाटो और मियानो लूटपाट के इरादे से मिसाटो की गलियों में अपनी बाइक पर घूम रहे थे। तब उनकी नजर जुनको पर पड़ती है। जुनको अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौट रही थी। ये जुनको को पहचान जाते हैं क्योंकि जुनको इनके स्कूल की एक पॉपुलर लड़की थी। मियानो और मिनाटो की नीयत खराब हो जाती है। ये दोनों फिर एक प्लान बनाते हैं कि मिनाटो अपनी बाइक से जुनको की साइकिल को आगे से टक्कर मारेगा और फिर उसके साथ बदतमीजी करेगा। फिर मियानो वहां आकर जुनको को उससे बचाएगा और फिर बहला फुसलाकर उसे किसी सुनसान जगह ले जाएगा। अब मियानो प्लान के मुताबिक सामने से अपनी बाइक से जुनको की साइकिल को टक्कर मारकर गिरा देता है, फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर मियानो हीरो की तरह एंट्री मारकर मिनाटो से जुनको को बचाता है और मिनाटो को वहां से भगा देता है। अब मियानो जुनको से उसे घर छोड़ने का आग्रह करता है, जिसके लिए जुनको मान जाती है। अब ये दोनों साथ साथ बात करते करते चलने लगते हैं। बातों ही बातों में मियानो जुनको का भरोसा जीत लेता है और उसे किसी बहाने पास के गोदाम में ले जाता है। गोदाम में पहुंचकर मियानो जुनको को अपना असली रूप दिखाता है, उसे मारता पीटता है, उसे धमकाता है कि वो याकुजा का मेंबर है। वो उसे तभी छोड़ेगा जब वो उसकी बात मानेगी, और अगर उसने कोई होशियारी की या भागने की कोशिश की तो याकुजा उसके पूरे परिवार को जलाकर मार देगा। जापान में हर कोई याकुजा का कहर जानता था, जुनको भी जानती थी, इसलिए वो चुपचाप मियानो की बात मानती है। अब मियानो उसी रात जुनको को टैक्सी से अटाची के एक होटल में ले जाता है और वहां ले जाकर उसका करता है। फिर अपने दोस्तों को कॉल कर वो इस सब के बारे में बताता है और खूब शेखी बखारता है, जिस पर ओगुरा जुनको को ना जाने देने की बात करता है। अगले दिन यानी 26 नवंबर की सुबह मियानो जुनको को होटल के पास के ही एक पार्क में ले जाता है, जहाँ पे मिनाटो, ओगुरा और वेतनेबे उनका इंतजार कर रहे थे। फिर ये चारों मिलकर जुनको को खूब धमकाते हैं कि वो जानते हैं कि जुनको कहाँ रहती है। अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। अब ये चारों जुनको को मिनाटो के घर ले जाने का फैसला करते हैं और उसके सेकंड फ्लोर पर बने एक कमरे में रखते हैं। उस समय मिनाटो के पेरेंट्स भी घर में मौजूद थे, इसलिए जुनको को मिनाटो की गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हालांकि पेरेंट्स सब कुछ समझ जाते हैं, पर वो मिनाटो और उसके दोस्तों को कुछ नहीं कह पाते। बाद में वो बताते भी हैं कि वो मिनाटो से बहुत डरते थे, क्योंकि मिनाटो एक बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का लड़का था। वो उन्हें भी हानि पहुंचाने में 2 मिनट नहीं सोचता। अब जुनको इस घर के सेकंड फ्लोर पर बने कमरे में अगले 40 दिन कैद में और बस से बदतर जिंदगी बिताने वाली थी। ये चारों सेम डे जिस दिन जुनको को उस घर में लाया गया था, जुनको का करते हैं। अगले दिन इन चारों को पता चल जाता है कि जुनको के माता पिता ने पुलिस कंप्लेंट कराई है और पुलिस जुनको को ढूंढ रही है। इसलिए डरा धमका कर जबरदस्ती जुनको से उसके घर वालों को फोन करवाते हैं, और ऐसा वो 3 से 4 बार करवाते हैं, ताकि जुनको के परिवार को यकीन हो जाए कि वो जहाँ है सेफ है और ठीक है। और ये वही फोन कॉल थी दोस्तों, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। अब ये चारों अपने गैंग के और दोस्तों को भी कॉल करके जुनको के बारे में बताते हैं। अब ये सभी लोग जुनको के साथ कभी बारी बारी तो कभी एक साथ रोज करने लगे। जुनको को टॉर्चर करने के लिए लोहे की रॉड, बोतल, न जाने किन किन चीजों का यूज किया गया, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट में इस कदर इन्फेक्शन हो गया कि अब वो कहीं भी और कभी भी पेशाब कर देती। अब उसके ब्लैडर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं बचा था। एक बार उसकी पिटाई सिर्फ इस वजह से की गई क्योंकि मिनाटो का पैर उसके पेशाब में पड़ गया। उसे पंचिंग बैग की तरह उल्टा लटका कर उस पर लात घूंसे बरसाए जाते। उसे
खाने के नाम पर सिर्फ दूध दिया जाता ताकि वो सिर्फ जिंदा रहे। उसे खाने में कॉकरोच दिए जाते, जबरदस्ती शराब पिलाई जाती और अलग अलग किस्म के नशे कराए जाते। कभी उसके मुंह में 8 से 10 सिगरेट ठूंस कर उसे कश लेने के लिए मजबूर किया जाता। कभी बिना कपड़ों के उसे तेज गानों पर घंटों घंटों डांस करवाया जाता, तो कभी कम कपड़ों में कड़कती ठंड में बालकनी में खड़ा होने के लिए मजबूर किया जाता, तो कभी उसे जबरदस्ती पेशाब पिलाया जाता। जुनको इन सभी लड़कों से छोड़ दिए जाने की भीख मांगती रही, पर इन लड़कों ने जुनको की एक नहीं सुनी और उसे टॉर्चर पर टॉर्चर करते रहे। इन सभी टॉर्चर की वजह से जुनको शरीर के साथ साथ दिमाग से भी कमजोर होने लगी। अब जुनको ये समझ चुकी थी ये लोग उसे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए एक रात जब ये चारों लड़के सो जाते हैं तो जुनको भागने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर में बिल्कुल जान नहीं होने की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती और पकड़ी जाती है। सजा के तौर पर ये लड़के जुनको को बहुत बुरी तरह से लात घूंसों से मारते हैं और फिर लाइटर का फ्यूल डालकर उसके कई पार्ट को जला देते हैं और अब उसे खाना पीना देना भी बंद कर देते हैं। अब दिसंबर खत्म होते होते जुनको की हालत बहुत खराब हो चली थी। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। उसके शरीर पर जितने घाव थे उससे कहीं ज्यादा घाव उसके शरीर के भीतर थे। उसके शरीर पर जो घाव थे अब वो सड़ने लगे थे, उनमें बदबू आने लगी थी। अब हालत इतनी बदतर हो चली थी कि जुनको को टॉयलेट जाने के लिए भी अपने शरीर को घसीटना पड़ रहा था, पर अभी भी इन लड़कों को जुनको पर दया नहीं आ रही थी। वो रोज आते और जुनको को मारते पीटते। अब हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि अब जुनको को पहचान पाना भी मुश्किल था। अब जुनको इन चारों लड़कों से हाथ जोड़कर अपने आप को मार डालने की गुहार तक लगाने लगी थी। जब जुनको इन लड़कों के कब्जे में थी और टॉर्चर झेल रही थी, उसी समय ये लड़के एक और लड़की का किडनैप करते हैं और उसके साथ भी करते हैं, पर उस लड़की की किस्मत अच्छी थी क्योंकि ये लड़के उसे जाने देते हैं। और ये वही केस था दोस्तों जिसकी वजह से आगे चलकर जुनको का केस सबके सामने आने वाला था, जिसके बारे में हमने अपनी वीडियो में शुरुआत में आपको बताया था। अब नया साल आता है 1989 और शायद ये नया साल जुनको पर मेहरबानी करने ही आया था। 4 जनवरी 1989 को मियानो और उसके दोस्त किसी जुए के खेल में कुछ पैसे हार जाते हैं, जिसकी फ्रस्ट्रेशन वो घर आकर जुनको पर निकालते हैं। उसके बेजान पड़े शरीर पर लात घूंसे बरसाते हैं। जिम में यूज होने वाले डंबल उस पर फेंक फेंक कर मारते हैं, पर जुनको का शरीर अब रिएक्शन देना बंद कर देता है क्योंकि उसका शरीर अब दर्द को महसूस ही करना बंद कर देता है। धीरे धीरे जुनको बेहोश हो जाती है और कुछ समय बाद ही जुनको इस दुख, तकलीफ और टॉर्चर भरी जिंदगी को अलविदा कह देती है। जुनको फरूदा अपनी आखिरी सांस ले लेती है। पता है दोस्तों, इस आखिरी हमले के 24 घंटे बाद कहीं जाकर इन चारों को जुनको की मौत का पता चलता है। उसे इतना टॉर्चर और दर्द देने के बाद ये उसके मर्द शरीर को देखकर घबरा जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब पकड़े जाने के डर से ये जुनको के शरीर को कंबल में लपेटकर बड़े ट्रैवल बैग में डालते हैं और घर से बाहर लेकर जाते हैं। फिर बाहर जाकर एक 55 गैलन के ड्रम में जुनको के शरीर को डालकर उसमें गीला कंक्रीट भर देते हैं। फिर कंक्रीट सूखने के बाद ये चारों इस ड्रम को 5 जनवरी 1989 की रात 8 बजे टोक्यो के कोटो में वकासु द्वीप पर एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास फेंककर भाग जाते हैं। इसके बाद की कहानी आप सभी को पता है। 20 अप्रैल 1989 को जुनको का परिवार जुनको फरूता का अंतिम संस्कार कर देता है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान इनके नामों को उजागर नहीं किया जाता है क्योंकि ये जुवेनाइल थे। इन्हें A, B, C और D कह के बुलाया जाता था। लेकिन एक लोकल मैगजीन इस घटना के बाद इतने गुस्से में आ जाती है कि इन चारों के नाम अपनी मैगजीन में छाप देती है। उसका कहना था कि इनके अपराध इनकी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसलिए इन चारों के नाम पूरी दुनिया को पता होने चाहिए। जैसे इन चारों लड़कों के नाम सबके सामने आते हैं, जापान में एक जबरदस्त आउटरीच देखने को मिलता है। लेकिन जापान का कानून इन लड़कों को जुवेनाइल के बेसिस पर ही सजा सुनाता है। सिर्फ मियानो को 20 साल, बाकी सबको मैक्सिमम 7 साल की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, जो जापान में जुनको के साथ हुआ, दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ और कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आने वाली जनरेशन को ये सिखलाते हैं कि एक इंसान में इंसानियत सबसे ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज
इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।